इसके अंदर, वो हमने जो है राजस्थान के लोक नृत्य लोक नाट्यों की हमने चर्चा करने का प्रयत्न किया था। नहीं, हम ये नहीं, ये राजस्थान की स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए चलते हैं लास्ट सेशन में, जहां हमने कितना किया था इसकी चर्चा करते हैं और फिर आगे आज के सेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं। हाँ, लास्ट सेशन में हमने जो है यहां तक कर लिया था। देखो कल लिखा हुआ है यहाँ पर 53 क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर नंबर 6 के। आइए उसके आगे चलते हैं। स्थापत्य कला वाला ये जो है वो टॉपिक है आपका। तो हालांकि हम इतिहास, भूगोल ये सब अलग भी पढ़ रहे हैं सुबह 10 वाली क्लास में, ठीक है। सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, उसमें पूरा ज्योग्राफी में आपको अलग से करवा ही रहा हूं। 3 टॉपिक बचे हैं, ऑलमोस्ट ज्योग्राफी जो है वो हो चुका है आपका। लेकिन इस पुस्तक में भी ज्योग्राफी के आपके सारे टॉपिक और हिस्ट्री के आपके कला संस्कृति के आपके बहुत सारे टॉपिक इस एक पुस्तक से भी कवर हो रहे हैं। तो इन 1 लाइनर क्वेश्चन को आप जरूर जरूर और जरूर जो है वो पढ़ें, इनको याद करें। ये आपके सिलेक्शन में काफी अच्छा जो है वो रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? 1801 में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? बीकानेर में है। और जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे जमीन का जेवर, या जेवर यानी गहना कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भैंसरोडगढ़ का किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। और गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? टोडगढ़ या धुलरगढ़? गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? टोडगढ़ या धुलरगढ़ इसका जो है वो नाम है। संत मीठे से बताया यहां पर, संत मीठे साहब या मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है? तो गागरोन में स्थित है संत मीठे शाह की दरगाह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा चुका है, संत मीठे शाह की दरगाह वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत पीपा की गुफा कहां है? तो यही गागरोन दुर्ग में संत पीपा की गुफा है। गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। आहू और काली सिंध नदी के किनारे पर राजस्थान का सबसे बेहतरीन जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में स्थित है? तो जयगढ़ के अंदर जो है जयबान आमेर में रखी गई है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? जयगढ़ के दुर्ग को जो है रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सुरंगें भी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुकड़ी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला जो है वो स्थित है। और शिलालेख में जालोर के किले को क्या कहा गया है? सुवर्णगिरी कहा गया है। याद रखिएगा, सु शब्द आए यानी से अगर पूरा आता है तो वो जालोर होगा, और अगर से आधा आता है और सवर्णगिरी पूछा जाए तो जैसलमेर दुर्ग जो है वो सवर्णगिरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी है आपकी जैसलमेर की। और परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? सुवर्णगिरी जालोर में। जालोर में भी एक संस्कृत पाठशाला है, जिसे तोड़कर बाद में जो है वो क्या बना दिया गया था? तोप मस्जिद बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जिस तरीके से अजमेर के अंदर जो संस्कृत पाठशाला थी, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया है, उसी तरीके से जालोर के दुर्ग में भी एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तोड़कर तोप मस्जिद बना दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि तोप मस्जिद कहां पर है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि तोप मस्जिद कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? तोप मस्जिद जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? सोनार का किला है जैसलमेर। और किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो सोनार दुर्ग की गई है।
किस किले की तुलना लंगर डाले हुए, रेगिस्तान के मैदान में लंगर डाले हुए जहाज के रूप में की गई है? पहाड़ी लिखा हुआ है तो पहाड़ी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता यानी जिसको कोई जीत ना पाया हो के लिए प्रसिद्ध है? लोहागढ़ दुर्ग है। भरतपुर का जो जाट वंश के शासकों द्वारा दुर्ग बनाया गया था, लोहागढ़ दुर्ग, जिसे भरतपुर दुर्ग भी कहते हैं, यह दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसको अंग्रेज शासक भी जीत नहीं पाए थे। और अंततः जब अंग्रेजों ने बार बार प्रयत्न किया और नहीं जीत पाए तो अंग्रेजों ने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई और कहा भरतपुर के शासक को कि हम बाइबल पर हाथ रख के कसम खाते हैं, आप हमसे संधि कर लीजिए, हम आपका जो है हमेशा सहयोग करेंगे। अभी टेस्ट नहीं हो रहा है पूजा जी, अभी तो सीख रहे हैं, अभी आपको हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब टेस्ट होगा तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जरिए टेस्ट होगा और वो हम नवंबर दिसंबर में रखेंगे आपके लिए, तब तक आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहागढ़ का किला किसने बनाया था? सूरजमल ने। और अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? लोहागढ़ की। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? जवाहर सिंह लेके आए थे। और लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील का पानी भरा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर एक खाई बनाई हुई है, उसमें मोती झील का पानी भर दिया जाता है। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो पाए? लॉर्ड लेक थे, याद रखना ये। और मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? सुजान गंगा। और वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? लोहागढ़ दुर्ग में ही ये जो है स्थित है। और मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली के नाम से जानी जाती है। सचियाई माता का मंदिर कहां पर स्थित है? ओसिया, जोधपुर में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर 1016 में। और राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को जो है वो क्या माना जाता है? राजस्थान में मंदिर स्थापत्य का या मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल यानी इस समय में जो है वो, इस समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है यह है कि ओसिया का सचियाई माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये सोलंकी या महामारू गुजर सोलंकी या फिर गुर्जर शैली का है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शिवाड़ी जैन मंदिर है, पाली में 1010 से 20 तक बना था। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया है? तो रायमल ने किया है। और किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम है किराटपुर या किराटकूप इसका नाम है। और किराड़ू का मंदिर कहां पर स्थित है? तो हातमा गांव है बाड़मेर के अंदर, जहां किराड़ू मंदिर जो है स्थित है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। मोस्ट है, जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने। जो भूगोल के अंदर आपके एक टॉपिक है ना, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये सारे टॉपिक मैं आज यहीं से आपको कवर करवा रहा हूं, वहां से भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप ये पढ़ लेंगे ना, अभी एक चैप्टर आएगा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। और देलवाड़ा में लुवन शाही मंदिर किससे समर्पित है? नेमिनाथ जी को है। ये क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान के एग्जामों में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्यारहवीं से 13वीं सदी में, 11वीं से लेकर और 13वीं जो सदी है, यानी 11वीं सदी
12वीं सदी और 13वीं सदी, ये तीन जो सदियां थी ये मंदिर स्थापत्य कला का जो है वो क्या कहलाती है, स्वर्ण काल कहलाती है। ठीक है, या का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, दिलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वास्तुपाल व तेजपाल ने। बहुत बार पूछा गया है कि नेमिनाथ के जैन मंदिर किसने बनाए थे, वास्तुपाल तेजपाल ने। हर्ष माता का मंदिर कहां स्थित है, हर्षत माता, हर्ष माता अलग है, हर्षत माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, हर्षत माता का मंदिर है आभानेरी की चांद बावड़ी भी प्रसिद्ध है, आप सबको पता है। तो हर्षत माता अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्वेश्चन क्या बताएंगे कि हर्षत माता का मंदिर आभानेरी में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हर्षत माता का मंदिर कहां है और पहला ऑप्शन आ जाएगा सीकर, और मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, टूट के पढ़ेंगे, टूट के पढ़ेंगे, खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा और पट से सिक्कर भर के और ऐसे करेंगे, अरे वाह ये तो सही हो गया। लेकिन याद रखना इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग का अर्थ होता है खतरे की घंटी। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा घंटी ज्यादा बजेगी। तो हमें बहुत ही सोच समझकर फूंक मार मार के एक एक पर्सन को 100% श्योर होने के बाद ही करना है। आभानेरी दौसा में है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, भंड देवरा महादेव मंदिर है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं, आप सबको पता है रणकपुर जैन मंदिर है। 1444 खंबे हैं, इसमें कितने खंबे हैं, 1444। और हरिहर मंदिर कहां पर स्थित है, ओसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, नागदा में जो है वो सास बहू का मंदिर है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डिंग भरतपुर को कहा जाता है। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और इनमें जो है वो लाल रंग के मार्बल की जो जालियां बनी हुई है खिड़की झरोकों में, वो और ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है। हाँ, हर्षनाथ का मंदिर पूछे तो आप जिक्र कर सकते हो। हर्षत नगर अगर तय लग जाता है तो फिर आप आभानेरी करोगे। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहां पर स्थित है, बीकानेर में है। और सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू जिले का एक स्थान है महनसर गांव है, और उसमें जो हवेली बनी हुई है उसकी दीवारों पर सोने और चांदी की पॉलिश की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, नाथुराम पोदार की हवेली कहां स्थित है, बिसाऊ, ये भी झुंझुनू के अंदर है बिसाऊ। सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है, टोंक में। बड़े मियां की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली जोधपुर में स्थित है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, माल जी का कमरा, ये चूरू में स्थित है। बड़ा बाग कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। शाही शमशान घाट है ये बड़ा बाग, ठीक है, जैसलमेर में स्थित है। जसवंत थड़ा कहां स्थित है, जोधपुर में। और छत्र विलास बाग कहां स्थित है, कोटा में। और मूसी महारानी की छतरी है अलवर के अंदर। और 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। और ईश्वरी सिंह की छतरी है गेटोर के अंदर। और पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहां बनी है, जैसलमेर के अंदर बहुत सारी छतरियां बनी है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां हैं वो शमशान घाट में बनी हुई है। महनसर की शराब भी जो है वो प्रसिद्ध है, महनसर की महारानी के नाम से आती थी पर शराब। आजकल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे इतिहास में एक जो महनसर गांव के लोग बताते हैं कि बीकानेर जो महनसर है या चूरू, ये झुंझुनू, ये सब किसके नीचे आते थे, बीकानेर के नीचे आते थे। तो महनसर संदेश भिजवाया गया बीकानेर के शासक द्वारा कि हमारे यहाँ बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जो है वो क्या आ रहे हैं, इनविटेशन दिया है और वो दावत पर आ रहे हैं। तो महनसर संदेश भिजवाया गया कि आपको जो है वो शराब की व्यवस्था करनी है। तो महनसर के अंदर जो है वो कहते हैं कि इतनी बेहतरीन शराब बनती थी। हालांकि शराब कोई बेहतरीन चीज नहीं है, लेकिन ऐसे इतिहास में कहा गया है कि महनसर की जो शराब थी वो इतनी बेहतरीन थी। तो महनसर का जो एक व्यक्ति वहां पहुंचता है एक इतनी बड़ी शीशी लेकर कि ये, और पॉकेट में डालकर पहुंच जाता है। तो वहां पर पूछा गया जो व्यवस्थापक थे कि भैया महनसर से कोई आया है शराब लेके, तो वो पहुंच गया कि जी मैं लेके आया हूं। तो पूछा कि कहां है आपकी शराब, कहां रखी हुई है शराब, बोले शराब तो मेरे जेब में है।
तो वहां के लोगों ने पूछा बीकानेर के जो उसमें जो लोग थे व्यवस्था में कि बोला के बात करो, बावड़ी बात करो, शराब जेब में है। उन्होंने शीशी निकाल दी, बोला ये देखो ये रही शीशी। तो बोला इतनी शराब से क्या होगा? बोला महाराज इतनी शराब तो थारा जगह मेहमान है वो झेल ही कौन पाओगा इतनी शराब तो झेल ही कौन पाओगा, संग टांगे पहली ऊंची हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो है वो पानी का एक स्रोत था जो काफी ज्यादा उसमें पानी था, ठीक है, और उसमें उस शराब की जो है वो कुछ बूंदे डाली। कहते हैं कि ज्यादा ऐसे पूरी शीशी नहीं डाली थी, आधी शीशी डाली थी, और वो पूरा पानी ही शराब बन गया, और वो शराब जो है वो पी के सारे लोग जो है लोट मटोल हो गए, ठीक है। हालांकि शराब पीना, धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और एक सभ्य समाज जो है वो इन चीजों की अनुमति नहीं देता है। और हम जिस प्रोफेशन में, हमें हमेशा देखिए, अध्यापक कौन होता है, गुरु कौन होता है? जो खुद का चरित्र उज्जवल रखता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। कल रात को जब हम एक सेशन कर रहे थे, या हम स्थानीय स्वशासन कर रहे थे, तो उसमें एक योग्यता बताई थी ना, अयोग्यता बताई थी कि स्थानीय स्वशासन में या पंचायती राज में कौन अयोग्य होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यापक पद पर या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है और उसने कोई अनैतिक कार्य किया है, तो उसको क्या करा जाएगा, उसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा पंचायती राज के अंदर। सरपंच जैसे जो आपका स्थानीय शासन है उसमें सदस्य नहीं बनाया जाएगा उसको। तो इस तरीके की नैतिकता का हमें पालन हमेशा करना चाहिए। शंकर पीर बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? नरहड़ पीर है, और नरहड़ कहां है? झुंझुनू में ही है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? सरवाड़ में है। कहां है? सरवाड़ में। और बाटूडा कुआं कहां है? बाटूडा कुआं जो है वो बाड़मेर में स्थित है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप याद रखना। और त्रिमुखी बावड़ी जो है उदयपुर में स्थित है। नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में स्थित है। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है। और गेब सागर आपका जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है लोक संगीत। यह भी हमारी कला संस्कृति, जो अभी हम सोमवार से शुरू करेंगे, राजस्थान का कला संस्कृति। उसी में आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक है कला संस्कृति, जिसमें लोक संगीत टॉपिक है। तो ये लोक संगीत टॉपिक यहां से भी कवर हो रहा है, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। तो देखिएगा क्या कहता है ये टॉपिक, कि लोक गीत ही जनता की भाषा है, लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। किसने ये कथन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। राजस्थान के लोक संगीत कितने वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं? 3। नेक्स्ट देखिएगा, वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीत में किया गया है? जला गीत में किया गया है। प्राचीन समय में क्या होता था, मान लीजिए कि ये एक गांव है, इस गांव से एक बारात आई है, ठीक है, यहां से क्या आई है? बारात आई है। और बारात क्या करते हैं हम? धर्मशाला में ठहरवाते हैं ना। इस धर्मशाला में बारात जो है वो रुक गई है, और ये जो है वो क्या है? दुल्हन का घर है। किसका घर है? दुल्हन का घर है। ये दुल्हन का घर है। अब देखिए, दुल्हन की सहेलियां, हरे दुपट्टे वालियां, है ना, दुल्हन की सहेलियां होती है ना, वो दुल्हन की सहेलियां क्या करती है? उनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि जीजा जी आएंगे, है ना, तो वो दुल्हन से पहले ही उनको देखने के लिए कहा जाती है, धर्मशाला जाती है। तो यहाँ की गांव, इस घर की जो लड़कियां होती है, वो गीत गाती गाती कहाँ जाती है? दुल्हे को देखने जाती है, ठीक है। और फिर घर आके होता है, हाय तेरे लो तो बहुत ही मोटो है, कोई कहे छोटो है, कोई कहे नाटो है, कोई कहे बालकों नी सर पर, है ना। ये ऐसे मालूम मजाक और थोड़ा छेड़छाड़ किया जाता है दुल्हन से। तो जो गीत गाया जाता है वो क्या होता है? उस गीत को कहते हैं जला गीत। क्या कहते हैं? जला गीत। यानी जिखा गो ब्याह हुआ बे तो खुश हो ही है, लेकिन जिखी छोरे छोरा वो ब्याह नहीं उड़वे बे के दूसरा के ब्याह में या थोड़ी हाँ ये तेरे तो ब्याह हो गया, मेरो का दोषी, जलन फील करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो है वो जला गीत कब गाए जाते हैं? जब वधु पक्ष की ओर से बारात के डेरे पर दुल्हे को देखने जाया जाता है। वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने का जो उल्लेख मिलता है उसे क्या कहते हैं? जला गीत जो है वो कहा जाता है। बहुत अच्छे गीत हैं ये।
राजस्थानी संस्कृति के प्रतीक हैं ये। शिशु के जन्म पर या बालक के जन्म पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा गीत, है ना। जच्चा गीत गाए जाते हैं। गीगा घड़ी के सो जा रहे, इस तरीके के बहुत सारे गीत हैं जो बच्चा जब घर पे जन्म लेता है तो 5-6 दिन तक ये गीत जो है गाए जाते हैं। गणगौर का त्योहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? 16 दिन। केला देवी के भक्तों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी जो है आप सबको पता है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अंजनी माता का अवतार है और अंजनी माता जो है हनुमान जी की माँ है और हनुमान जी को खुश करने के लिए, अंजनी माता को खुश करने के लिए लांगुरिया गीत जो है वो गाया जाता है। और हम सीढ़ो किसका प्रसिद्ध लोकगीत है? भील जो समुदाय है, भील जो जनजाति है, भील आदिवासी जो है हम सीढ़ो गीत जो है गाते हैं। और ये क्या है? हम सीढ़ो क्या है? युगल नृत्य है, ये युगल गीत है जिसमें जोड़े से जो है उसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोरी या हरनी कहा जाता है इसको। दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत घड़लियों भी कहलाते हैं। यहां पर शायद लड़कों या लड़कियां अलग अलग था, ठीक है। राजस्थान की वे जातियां जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर जो है अपना चुकी है, यानी उनका काम ही गीत गाना है, जैसे ढोली हो गया, मिरासी हो गया, लंगा जाति हो गई, कलावत हो गए, भाट हो गए, राव, जोगी, कामड़, भोपे, भवई, राणा, कालबेलिया, ढांडी, वैरागी, गंधर्व और कथिक, ये सब जो जातियां हैं ये क्या करती हैं कि इनका पेशा हो गया है गीत गाना, यानी गीत गाने से ही इनका घर चलता है, गीत गाकर ये पैसे कमाते हैं। अगर नाम याद करोगे तो नाम याद होंगे, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा प्रयत्न तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, देखो चीजें याद होगी लेकिन थोड़ा हमें प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो ज्यादा प्रयत्न करो, प्रयत्न ज्यादा करो, यही तो करेंगे हम। अगर कोई काम, जैसे मान लीजिए खेलते हैं हम क्रिकेट, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो कभी कभी 0 पर भी आउट हो जाते थे, लेकिन ये थोड़ी है कि 0 पर आउट हो गए तो फिर से खेलना ही छोड़ देंगे, दोबारा प्रयत्न करते थे और प्रैक्टिस करते थे। तो जो चीज आपको सफलता दिला सकती है तो उसको बार बार प्रयत्न करो, सब कुछ याद होगा। देखो ऐसा है, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि लड़के गीत गाते हैं दीपावली के अवसर पर, लेकिन ऐसा इस बुक में आपके जो है वो दिया गया है डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। गैर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? बाड़मेर व मेवाड़ का। गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। गिंदड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? शेखावाटी का। गिंदड़ नृत्य जो पुरुष महिला के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं क्या कहलाते हैं? गणगौर कहलाते हैं। क्या होता है गिंदड़ नृत्य? होली के 10-15 दिन पहले क्या किया जाता है? गांव के मैदान के अंदर, जो भी आपके मोहल्ले में मैदान है उसके बीचों बीच एक डंडा रोप दिया जाता है, इधर स्पीकर वगैरह रख लिए जाते हैं, है ना, डीजे वाले, एक बीच में नगाड़ा रख दिया जाता है। और अब जो गांव के लोग हैं, लड़के हैं, है ना, केवल ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं, तो इसमें जनरली क्या करते हैं, लड़के और जो व्यक्ति हैं, प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो क्या करते हैं, हाथों में डंडे लेके नृत्य करते हैं। साथ ही इसमें जो है वो कुछ लड़के क्या करते हैं, अपनी पत्नी के कपड़े पहन के आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा होटल लाली लगा ले, लिपस्टिक वगैरह, मेकअप वेकअप करके, नकली बाल लगा के, घूंघटो काट के, बिल्कुल सुंदर जो है वो लड़की बन के आते हैं। जिससे क्या होता है कि इस नृत्य में एक्साइटमेंट बढ़ता है। अगर आप जाके नृत्य देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो देखो लड़कियां भी नाचे है ना।
तो इसलिए इसको और ज्यादा रोचक बनाने के लिए जो गिंदड़ नृत्य में हमारे यहाँ इनको मेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरी कहा जाता है हमारे शेखावाटी में। बाकी इनको गणगौर भी कहा जाता है। ठीक है, जो पुरुष महिला के वस्त्र धारण करके नृत्य करता है उसे क्या कहते हैं? गणगौर भी कहते हैं और मेहरी कहते हैं हमारे क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, शेखावाटी व नागौर में किस अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है? विवाह के अवसर पर, होली पर किए जाने वाले। चंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? होली के बाद में, तो मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद किया जाता है। ठीक है, डांडिया नृत्य क्या किया जाता है? डांडिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा। जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? धूना कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे लकड़ियां, राख जलाकर जो है वो थेपड़ियों को जलाकर और इस तरीके का धूना तैयार किया जाता है जिसमें क्या होती है? गर्म जो है वो ज्वाला होती है, अंगारे इसमें धधकते रहते हैं और इसको क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है वो बाद में फतेह फतेह की ध्वनि करते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जब अग्नि नृत्य किया जाता है तो नृत्यकार कौन सी ध्वनि बोलते हैं? फतेह फतेह की ध्वनि बोलते हैं। घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का है। ढोल किस क्षेत्र के लिए, ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? तो जालोर में किया जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने। बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? अलवर व भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। और जब बम नृत्य किया जाता है तो उसके साथ साथ जो महिलाएं होती है वो रसिया गीत भी गाती है, तो इसलिए आपको बम रसिया नृत्य भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है क्या कहलाता है? घूम कहलाता है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? सिरोही का। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर पर 7-8 मटके रखकर करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल है? भवाई नृत्य में शामिल है। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? रूप सिंह, शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। रामदेव जी के कामड़िया पंथ के भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं जिनको शरीर के विभिन्न भागों पर बांधकर जो है वो क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये होता है 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास हैं। और किस नृत्यांगना ने कानबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है? गुलाबो, याद रखना गुलाबो ने। और किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमृत विरासत सूची में शामिल किया था? तो कालबेलिया को अंतरराष्ट्रीय विरासत सूची होना चाहिए था, शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लेंगे हम। राज्य में गुजरों के कौन से नृत्य हैं? तो चरी और झूमर नृत्य हैं। बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मछली नृत्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। मछली नृत्य कौन करती है? बंजारा। कैसा होता है मछली नृत्य आपको पता है? बंजारा समुदाय की लड़की करती है। शायद मुझे पूरा तो अभी याद नहीं आ रहा है, मेरा पहले का पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग में है। आपको मैं एक बेसिक सी कहानी बताता हूं। इसमें क्या होता है, ये जो नृत्य होता है बंजारा नृत्य, ये चंद्रमा को देखते हुए नृत्य किया जाता है। और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो इस नृत्य को करती है। ठीक है, बंजारा जाति की जो कुंवारी लड़कियां होती है वो इस नृत्य को करती है और पूरी रात भर ये नृत्य किया जाता है। लड़की जो है वो भगवान से प्रार्थना करती है चांद जैसा सुंदर पति मिले उनको, जो कुंवारी कन्या है उनको। तो इसलिए वो जब तक थक ना जाए, थक कर मछली की तरह तड़पने ना लग जाए,
जब हम बहुत ज्यादा थकते हैं तो तड़पने लगते हैं ना, तो जब तक मछली की तरह तड़पना ना लग जाए थक कर, तब तक ये नृत्य किया जाता है। शायद इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, मछली नृत्य जो है कहा जाता है। राजमीना देखा है आपने नृत्य, क्या मैंने जो बताया ये सही है? शुरू में आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, शुरू में गिंदड़ नृत्य किया जाता है, बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, कंजरों द्वारा किए जाने वाला नृत्य चक्री और धाकड़ नृत्य जो है वो कंजर समुदाय का नृत्य है। चक्री नृत्य में तो घूमा जाता है और धाकड़ नृत्य में युद्ध का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है, युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कथोड़ी जनजाति का है। और शिकार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? लच्छी राम को। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज। चिड़ावा निवासी नानूराम जी का संबंध किससे है? शेखावाटी ख्याल से है। नेक्स्ट देखिएगा, दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल से है। किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है? तो जयपुरी ख्याल में। जयपुरी ख्याल में मान लीजिए कोई लड़की का रोल है, तो लड़की का जो रोल होगा वो लड़की नहीं निभाएगी, कौन निभाएगा? लड़का ही लड़की के कपड़े पहनकर इस रोल को पूरा करता है। नेक्स्ट देखिएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? मेवाड़ के शाह अली और तुक्कनगिरी नामक संत ने। तुक्कनगिरी किसके पक्षधर थे? तुक्कनगिरी जो थे वो तुर्रा के पक्षधर थे और शाह अली किसके पक्षधर थे? कलंगी के। ठीक है, और तुर्रा और कलंगी जो है शिव और पार्वती का ही क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। तो तुर्रा और कलंगी के मध्य संवाद होने वाले संवाद को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि तुर्रा किसका प्रतीक होता है? तुर्रा तो भगवान शिव का प्रतीक होता है और कलंगी जो होती है वो पार्वती की प्रतीक होती है। गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में। और गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। अच्छा एक और बताऊं, तुर्रा और कलंगी यहां पर तो शिव पार्वती का प्रतीक माना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तुर्रा और कलंगी क्या है या निम्न में से तुर्रा कलंगी का संबंध है, तुर्रा और कलंगी पगड़ी पर बांधी जाती है, याद रखना। ही पगड़ी के ऊपर बांधी जाने वाली सजावटी वस्तुएं भी तुर्रा कलंगी कहलाती है, ये भी आप याद रखना। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से मंचन की आज्ञा लेता है? खेड़ा देवी है ये। और गौरी का मंचन कितने समय तक होता है? 1.25 महीने तक गौरी जो है वो मंचित की जाती है। गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती व भगवान विष्णु का रूप होती है? राया। गौरी का मुख्य पात्र होता है बूढ़िया। और होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है रम्मत। और रम्मत लोक नाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तेज कवि। और तेज कवि कहाँ के थे? जैसलमेर के थे, याद रखना। रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? टेरिया। टेरिया क्या करता है? पीछे पीछे बोलता है। जैसे कोई भी वाक्य आगे बोला जाएगा, टेरिया का कार्य है उसको पीछे पीछे बोलना। इसे ही क्या कहा जाता है? टेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेरिया कहते हैं। आया समझ में? टेरिया क्या होता है? हाँ, शादी के समय जो सेहरा होता है, जो पगड़ी होती है, जो दुल्हा रुमाल बांधता है, उसके साथ बांधी जाती है तुर्रा कलंगी। पूजा जी बहुत अच्छा बताया आपने, शायद आपका विवाह हो चुका होगा, इसीलिए आपको जो है वो इस चीज का भी अनुभव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है चीजों का अनुभव होता जाता है। तो बहुत सारे राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही आने लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर कि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है। देखो तमाशा कौन करते हैं? जितने भी नेता वर्ग के लोग होते हैं तमाशा करते हैं। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा कि नेता क्या करते रहते हैं? संसद में तमाशा करते रहते हैं। नेता क्या करते रहते हैं? संसद में तमाशा करते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं इस तरीके से कि तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, तमाशा लोक नाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई थी? प्रताप सिंह के। और तमाशों का मंच कहा क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया। और बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। और जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? स्वांग या बहरूपिया कला से ही है। जानकी लाल भांड जो है बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है, होली के अवसर पर आपने देखा होगा कि बहरूपी आते हैं अक्सर। होली से 2-3 दिन पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। मैं जहां रहता हूं हमारे यहाँ बहुत आते हैं। कोई जैसे रावण बन के आएगा, कोई जैसे भूत बन के आएगा, कोई जो है वो इंस्पेक्टर बन के आएगा। ऐसे हम जब छोटे थे तो बहुत मजे लेते थे, ऐसे पुलिस की वर्दी पहनकर नकली बंदूक डालकर ऐसे हाथ में रजिस्टर लेके, चलो भैया आपकी दुकान में आए, दुकान की जांच करवाओ, तुम जो है वो मिलावटी चीजें रखते हो, है ना। अलग अलग स्वांग रचाकर जो है डरावने हंसी वाले और जो है वो स्वांगिया क्या करते हैं? स्वांग रचाते हैं होली पर खास तौर पर। दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विवाह स्वांग क्या कहलाता है? टूंटिया या टुटकी कहलाता है। जनरली हमारे यहाँ तो टूंटिया कहते हैं। देखिए, जिस घर में विवाह होता है उस घर के सारे जो पुरुष वर्ग होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर और वृद्ध व्यक्ति तक, सभी कहां चले जाते हैं? बारात में चले जाते हैं। और आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी कहां चले जाते हैं? बारात में चले जाते हैं। तो घर पर क्या होती है? महिलाएं रहती है अकेली। ठीक है, तो आसपास की सारी महिलाएं मिलकर जो है वो घर पर जो है वो कुछ महिलाएं पुरुष बन जाती है, कुछ महिलाएं बाराती बन जाती है, एक महिला दुल्हन बन जाती है, एक महिला जो है वो दुल्हा बन जाती है। और इस प्रकार जो विवाह की रस्म होती है, ठीक है, बान बैठने से लेकर और सुहाग रात तक की जो रस्म होती है, उन रस्मों को जो है वो क्या किया जाता है? इसमें निभाया जाता है। जैसे विवाह प्रैक्टिकली विवाह होता है, वैसे ही घर में एक छोटा सा नाटक रचा जाता है, जिसमें एक दिन बान का 2-5 मिनट का बान का दृश्य दिखाया जाता है, फिर जो है वो पीठी लगाई जाती है, फिर जो फेरों का दृश्य। इस तरीके से जो है वो घर की महिलाएं मनोरंजन के लिए हमारे सदियों से चली आ रही है रस्म है, जिसे हम क्या कहते हैं? टूंटिया। चुप चुपके से बहुत देखा है टूंटिया, बहुत बड़ी बात है यार, चुप चुप के देखते हो हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि राजस्थान में रास लीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? फुलेरा जयपुर में ही है, और असलपुर, हरदोना और गुंडा आदि क्षेत्र है। यहां पर जो है वो रास लीला का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की रामलीला काफी प्रसिद्ध है। और बिसाऊ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मूक रामलीला होती है। मूक रामलीला का क्या अर्थ होता है? ऐसी रामलीला जिसमें जो साइलेंट होती है, जिसमें डायलॉग नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, जिसमें डायलॉग नहीं बोले जाते हैं। क्या हो गया तेरे? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, संकादियों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहां पर स्थित है? घुसुंडा व बस्सी में। नेक्स्ट देखिए, चार बैंत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? टोंक का। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य है संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? चार बैंत। चारथ लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फेजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई थी? करीम खां निहंग के द्वारा की गई थी। चार बैंत, ठीक है, चार बैंत लिखा था यहाँ पर, चार बैंत लोकनाट्य की। और नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? हमने क्या देखा था कि जो
तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध था? जयपुर का था ना। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध था? जयपुर का था। तो नौटंकी जो है वो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर की। जनरली इसमें भरतपुर ऑप्शन ज्यादा आता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर नंबर 9 आता है राजस्थान का भाषा व साहित्य। भाषा साहित्य क्या कहता है आपसे? राजस्थान का भाषा साहित्य आपसे क्या कहता है कि मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? कुवल माला में मिलता है और 913 में। कुवल माला का रचयिता कौन था? उद्धोतन सूरी था। और राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने 1912 में। और किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम स्थानीय भाषा शब्द का उल्लेख किया था? सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख किया था। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक इनकी पुस्तक थी। और किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम हुआ है? मरु गुजरी से हुआ है। और राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोलियां मिलती है? तो मारवाड़ी होती है, मेवाड़ी होती है, शेखावाटी और बागड़ी। और पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां होती है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राठी के नाम से जाना जाता है। और थल्ली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उप बोलियां हैं? तो मारवाड़ी की है। और आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। जयपुर, आमेर, यहां पर कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जो क्वेश्चन समझाने लायक है वो हम समझाने का प्रयत्न करते रहेंगे। और बाकी तो हमने आपकी जो पुस्तक है उसको वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, इससे आपको याद हो जाएगा। और जैसे ये पुस्तक पूरी होगी इसकी प्रिंट वाली पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है, प्रिंट वाली पीडीएफ हम आपको क्या दे देंगे, उसका प्रिंट निकलवा लेना कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का। और फिर उसको जो है वो रोज पढ़ना। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि 6 शब्द, ये जो 6 है, जैसे जयपुर में जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में अगर आप जयपुर रहते हैं या आप जयपुर के लोगों से बात करोगे तो वो क्या कहेंगे? काई छे, है ना? ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? केकरे छे। तो इस तरीके से 6 शब्द का उपयोग किया जाता है ढूंढाड़ी में। अलवर व भरतपुर क्षेत्र की में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाती। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? ब्रिज भाषा। वागड़ी बोली किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? गुजरात। वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास में। रागड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उप बोली है? मालवी की। रागड़ी, निमाड़ी, मालवी, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इसको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इसको जरूर याद रखना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में बोली का प्रभाव देखा जाता है शेखावाटी का। और राजस्थानी साहित्य के किस काल में वीर गाथा का काल कहा जाता है? तो प्राचीन काल जो 1050 से लेकर और 1550 तक का है, वीर गाथा का काल है, जहां पर शासकों की वीर गाथाओं का बखान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास है। और राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? पूर्व मध्य काल को 1450 से 1650 के मध्य के। राम रासों का लेखक कौन था? माधोदास दवाडिया। और हरिरस व देवयानी किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है। और रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मच्छाराम की। और राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू हुआ? 1850 के बाद। और राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया? बांकी दास मारवाड़ के थे और सूर्यमल मिश्रण बूंदी में।
नेक्स्ट देखिएगा, राजा महाराजाओं द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलताओं व विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाना क्या कहलाता था? ख्यात कहलाता था, है ना, याद रखना। अचलदास खींचेरी वचनिका किसके द्वारा रचित है? शिवदास गांधन। और राठौड़ रतन सिंह महेश सोत की वचनिका का लेखक कौन है? खीडिया जग्गा। और कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? दवा वेद कहलाता है। और राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो क्या कहलाते हैं? झमाल। और कहानी की तरह करने व सुनने की विधा क्या कहलाती है? कहानी की तरह कहने और सुनने की विधा जो है वो वाद कहलाती है। किस काव्य में मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है? तो झूलना। और संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबंध में रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। जैसे रामदेव जी का पर्चा, है ना, पढ़ते हैं हम रामदेव जी के पर्चे। तो ये होते हैं जो चमत्कार होते हैं, उन्हें पर्चा रूप में जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। हाँ, ये 10वां चैप्टर कल करेंगे, 9 तक आज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां प्रकाश कहलाती है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की जाती है वो मर्स्या कहलाते हैं। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। जैसे राणा रासो। विसल देव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति नाहल, याद रखना। रतन रासो के रचयिता थे कुंभकर्ण। हमीर रासो के रचयिता थे जोधराज। खुमान रासो के रचयिता थे दौलत विजय। संगत रासो के रचयिता थे गिरधर औसिया। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक। किसी विशेष का विस्तार से वर्णन क्या कहां प्राप्त होता है? विगत में प्राप्त होता है। और मारवाड़ रा परगना री विगत किसकी रचना है? तो मुहणोत नैन्सी की रचना है। ये भी अच्छा खासा मोस्ट क्वेश्चन है। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है? साखी के द्वारा किया जाता है। साखी यानी कहानियां छोटी छोटी, और जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाने की धारणा पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? सिलाको कहलाता है। सिलोका कहलाता है, सॉरी। किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया है? उमरदान ने किया है। और द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामनाथ कविया की। और मीझर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीझर और लीलतास किसके काव्य संग्रह है? कन्हैयालाल सेठिया के। और राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन था? शिवचंद्र भरतिया। द्विधा, इस पर पहली मूवी बनी थी, याद रखना। पहली जो एक मूवी आई थी ना, पहली, रानी मुखर्जी थी उसमें, और शाहरुख खान था और अमिताभ बच्चन था, जिसमें एक भूत जो है, राजस्थान की मूवी है। तो क्या होता है उसमें, आपने देखा होगा कि एक बारात जो है वो गुजर रही है और बीच में जो है वो, क्योंकि पहले जो बारात होती थी वो जनरली बैलगाड़ी पर ही चलती थी और बाकी लोग पैदल चलते थे। तो रात हो जाती है तो वो खाना खाने के लिए एक बावड़ी के पास रुक जाते हैं, और उस बावड़ी के पास था पीपल का पेड़, और उस पीपल के पेड़ पे रहता था भूत। तो हुआ क्या, जो शाहरुख खान के रोल में था व्यक्ति, वो तो चला जाता है विदेश कमाने के लिए, और पीछे से भूत आ जाता है जो किसका रोल बना लेता है? शाहरुख खान का रूप बना लेता है। तो इस तरीके की एक मूवी बनी थी पहली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली किस रचना पे बनी थी? द्विधा। और द्विधा के रचनाकार कौन थे? विजयदान देथा थे। इसके अलावा उलझन, उल्लेखु, हिटलर, है ना, बातारी, फुलवारी आदि भी इनकी रचना है। विजयदान देथा की किस रचना पर पहली मूवी बनी थी? द्विधा पर बनी थी।
और हूं गोरी किन पीवरी, कि मैं गोरी किस पिया की हूं, और जोग संजोग चांदा सेठानी आदि किसकी रचना है, यादवेंद्र शर्मा की। और प्रणोरडी कुंवारी यानी ब्यायडी कुंवारी, और धोरारी धोरी, धोरारो धोरी, और एक बीननी दो बींद कहानियां किसकी रचना है, नथमल जोशी की। जी एक पुरानी मूवी आती नहीं, एक फूल दो माली, है ना, इस तरीके की जो कहानी है ये, कि एक बीननी दो बींद, तो ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब जो है वो नथमल जोशी की रचनाएं हैं। कल अपन जो है थोड़ा सा रहा है 10वां और 11वां, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन स्थल आपका भूगोल का भी टॉपिक है, तो उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे ही। तो ये हो गया आज का सेशन आपका, और देख लेते हैं कि अब कितने चैप्टर रहे, मैं आपको बता देता